हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए, पिछली क्लास तक हम एंजियोस्पर्म में विविधताओं का अध्ययन कर रहे थे, अर्थात डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसका हम अध्ययन कर रहे थे और वो कल हमने पूर्ण कर लिया था। बहुत ही थोड़ा लंबा चला था टॉपिक, लेकिन वो कंप्लीट हो गया। आज अपन एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा है वो टॉपिक, आइए देखिए। कौन सा अध्याय है? फर्स्ट यूनिट का तीसरा अध्याय है। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपन, जिसका नाम है आवृत बीजियों में आवृत बीजी पादपों में तो शाखन प्रतिरूप तथा वितान संरचना, ये आज का अपना चैप्टर है। क्या नाम है इसका? आवृत बीजी पादपों में शाखन प्रतिरूप तथा वितान संरचना। अर्थात हमें क्या पढ़ना है? आवृत बीजी जो पादप है यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में शाखन प्रतिरूप का मतलब ब्रांचिंग पैटर्न। क्या? ब्रांचिंग पैटर्न की पादपों में जो शाखाएं निकलती हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित रह सकती हैं, वो होगा शाखन प्रतिरूप या ब्रांचिंग पैटर्न। तथा वितान संरचना, वितान का अर्थात कैनोपी से, या क्या कहेंगे उसको? कैनोपी आर्किटेक्चर। क्या कहेंगे? कैनोपी आर्किटेक्चर अर्थात वितान संरचना। वितान संरचना से तात्पर्य यह है, जैसे कि जो पादप होते हैं उसका भूमिगत जो वायवीय भाग कौन सा होता है? तने के ऊपर जो शाखाओं का प्रतिरूप है, शाखाएं फैल करके वितान बनाती हैं या उसकी कैनोपी बनाती हैं। ये पहले भी मैंने तुम्हें बताया है कि जब हम शाखन के आधार पर विविधताएं पढ़ रहे थे तो बताया था कि पादप अशाखित या शाखित हो सकते हैं, और वो जो शाखाएं फैल करके उसकी जो संरचना बनाएंगी वो क्या? वितान कहलाता है। या जो कह सकते हैं कि जो पादप के ऊपर शाखाओं का जो फैलाव है या क्षेत्रफल या जो उसने क्षेत्र घेर रखा है, जो फैलाव है, उसे क्या कहते हैं? वितान कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनोपी। क्या? कैनोपी। जैसे क्या हो जाएगा? पहला क्या है? ब्रांचिंग पैटर्न। एंड कैनोपी आर्किटेक्चर। Branching pattern and canopy architecture in angiosperm plants. Angiosperm प्लांट्स अर्थात आवृत बीजी पादपों में वितान संरचना व शाखन प्रतिरूप। अच्छा, अभी हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे शाखन प्रतिरूप।
शाखन प्रतिरूप। देखिए जो आवृतबीजी पादप हैं उनका जो वायवीय भाग है वहां से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और शाखन के आधार पर हमने आवृतबीजी पादपों को मुख्यतः दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? एक तो अशाखित, दूसरा शाखित। कौन सा? एक तो अशाखित, दूसरा शाखित। अशाखित जैसे कौन से हो जाएंगे? खजूर है जिसमें शाखाएं नहीं निकलती। खजूर में जो सीड्स होता है, जो एक बीजपत्री पादप होता है खजूर, तो उसके शीर्ष पर पत्तियों का एक मुकुट के समान, या उसे क्या कहते हैं? क्रीट कहते हैं। क्रीट का अर्थ मुकुट। मुकुट के समान पत्तियां चारों तरफ फैली हुई होती हैं चक्रिक क्रम में, तो वहां शाखाओं का अभाव होता है। तो वो तो हो गए अशाखित पादप। कि दूसरे पादप कैसे होंगे? शाखित पादप, जिनमें शाखित पादप कैसे होंगे? जिनमें शाखाएं निकलती हैं, अर्थात तना कुछ दूरी तक तो बढ़ता है उनका, लेकिन फिर वहां से शाखाएं निकलती हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? शाखित प्रतिरूप। तो ये हेडिंग डाल देना। इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या रहेगी अपनी? ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स, अर्थात आवृतबीजी पादपों में शाखन प्रतिरूप। आवृतबीजी पादपों में शाखन प्रतिरूप। तो जो आवृतबीजी पादप है उनमें शाखन प्रतिरूप मुख्यतः दो प्रकार का। कितने प्रकार का? मुख्यतः दो प्रकार का शाखन होता है। आवृतबीजी पादपों में शाखन कितने प्रकार का होता है भाई? एक तो देखो अशाखित तो अलग ही हो जाएंगे। आवृतबीजी पादप दो प्रकार के, तो अशाखित और दूसरे शाखित। अशाखित तो अलग हो गए। अशाखित कौन से? जिनमें शाखा नहीं पाई जा रही, जैसे एग्जाम्पल उसका खजूर था। ऐसा क्या था एग्जाम्पल? खजूर। दूसरा कौन सा? शाखित। शाखित यहाँ पे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो एकलाक्षी, एकल अक्षी या एकलाक्षी। एकलाक्षी, या जिसे हमने पहले भी पढ़ चुके थे जब हम विविधता पढ़ रहे थे, इसे क्या कहा गया था? एकलाक्षी को मोनोपोडियल। मोनोपोडियल, मोनोपोडियल, या इसे बहिर्वर्धी भी कहते हैं। एकलाक्षी, या इसे बहिर्वर्धी या एक्स करंट भी कहा जाता है। क्या? एकलाक्षी जो शाखन, एकलाक्षी जो पादप होते हैं इनको बहिर्वर्धी, क्या इसी को कह सकते हैं? बहिर्वर्धी, बहिर्वर्धी या एक्स करंट, या एक्स करंट कहेंगे इसी को, इसको, जो एकल अक्षी पादप है। इसका दूसरा प्रकार क्या होगा? इसका दूसरा प्रकार होगा बहुशाखी या संधिताक्षी। कौन सा? बहुशाखी या संधिताक्षी। ये एकलाक्षी, दूसरा संधिताक्षी। संधिताक्षी या बहुशाखी, या इसे कहते हैं सिम्पोडियल। सिम्पोडियल पहले भी पढ़ चुके हैं ना। दूसरा क्या है? संधिताक्षी या सिम्पोडियल। ये दूसरे प्रकार का हो जाएगा, या इसे बहुशाखी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी शाखाएं अचानक से। ये बहुशाखी या संधिताक्षी या सिम्पोडियल कहलाता है। ये दो प्रकार हो गए। इसमें ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर पादपों, जो शाखित पादप है, कौन से? शाखित पादपों को दो भागों में बांटा गया। यहां देख लो, शाखित पादप को, शाखित आवृतबीजी पादप, निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकलाक्षी या मोनोपोडियल या बहिर्वर्धी, जिसे एक्स करंट भी कह सकते हैं, और ये संधिताक्षी या बहुशाखी, जिसे सिम्पोडियल कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पहला एकलाक्षी शाखन। कौन सा? एकलाक्षी शाखन। एकलाक्षी शाखन या बहिर्वर्धी या एकलाक्षी शाखन। एकलाक्षी या मोनोपोडियल शाखन। देखिए
जो एकलाक्षी या मोनोपोडियल शाखन है, इसमें क्या होता है, तना है जो पादप का तना, वो नीचे से तो उसका व्यास ज्यादा होता है यानी मोटा होता है, और ऊपर की तरफ वो तना पतला होता चला जाता है। साथ ही इसमें जो नीचे की तरफ शाखाएं होती हैं वो अधिक आकार में बड़ी होती हैं, अधिक लंबाई की होती हैं, जबकि ऊपर की तरफ जो शाखाएं होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं तथा कम आयु की होती हैं। क्या कहा, जो तना है इसका वो आकार में नीचे से बड़ा होगा यानी व्यास उसका ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ तने का आकार धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और इसी प्रकार से जो नीचे लगने वाली शाखाएं हैं तने पर वो आकार में लंबी होंगी, साथ ही अधिक आयु की होंगी, जबकि जो ऊपर वाली शाखाएं हैं वो कम आयु की और कम लंबी होती हैं। जैसे देखिए इस तरह का तना रहेगा इसका, इस तरह का तना रहेगा और इसमें से इस तरह से शाखाएं निकलती हैं। इस तरह से इसमें से शाखाएं निकलेंगी और ये पत्तियां यहां पर लगा देते हैं। इस तरह का शाखन क्या कहलाएगा, एकलाक्षी। क्यों कहलाता है एकलाक्षी, क्योंकि इसमें से जो इसका मुख्य अक्ष है वो केवल एक है, मुख्य अक्ष एक है और इसमें से शाखाएं निकल रही हैं, इसलिए एकलाक्षी कहलाएगा। साथ ही इसे ससीमाक्ष भी कहते हैं, सॉरी असीमाक्ष कहते हैं, असीमाक्ष, असीमाक्षी प्रकार। असीमाक्ष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एपिकल शीर्ष है वो कभी निष्क्रिय नहीं होता, एपिकल शीर्ष इसका निष्क्रिय नहीं होता, इसलिए ये लंबाई में लगातार बढ़ता रहता है। इसका जो प्ररोह शीर्ष है, एपिकल मेरिस्टेम या प्ररोह शीर्ष लगातार लंबाई में बढ़ता रहता है, इसलिए यह इसकी लंबाई कभी नहीं रुकती, यानी ये भी लंबाई वृद्धि करता रहेगा और साथ में शाखाएं भी निकलती हैं, इसलिए असीमाक्षी प्रकार का होता है। कैसा होता है, असीमाक्षी प्रकार का। दूसरा हम पढ़ेंगे वो ससीमाक्ष होता है, संधि प्रकार, संधिताक्ष जो पढ़ेंगे वो ससीमाक्षी प्रकार का होगा, क्योंकि उसमें तना कुछ दूरी तक बढ़कर रुक जाता है, फिर उसमें से ब्रांचेज या शाखाएं निकलती हैं। लेकिन इसमें से जब शाखाएं भी निकल रही है जबकि मुख्य अक्ष भी लगातार बढ़ रहा है, इस शाखाएं भी निकल रही है और मुख्य अक्ष भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसे असीमाक्ष प्रकार का शाखन भी कहते हैं। कैसा, असीमाक्ष, क्योंकि इसमें से शाखाएं तो निकली लेकिन मुख्य अक्ष भी इसका लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, असीमाक्षी प्रकार का शाखन है। कैसा है, असीमाक्षी और एकलाक्षी। एकलाक्षी क्यों, क्योंकि इसमें एकल अक्ष है, ये लगातार बढ़ रहा है। इस प्रकार का शाखन एकलाक्षी शाखन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे जैसे उस दिन भी बताया था, एक तो अशोक, और इसका एग्जाम्पल कैजुराइना। क्या है, कैजुराइना। दूसरा इसका एग्जाम्पल कैजुराइना। ये इसके हो जाते हैं एग्जाम्पल। तो यहां पर अपना एक तो प्रकार ये हो गया एकलाक्षी शाखन या मोनोपोडियल शाखन, एग्जाम्पल अशोक एवं कैजुराइना। इसका डायग्राम ऐसा होता है, ये शाखन। आइए दूसरा प्रकार का शाखन देखते हैं। दूसरे प्रकार का जो शाखन होगा वो कौन सा है, दूसरे प्रकार का शाखन होता है ससीमाक्षी शाखन। कौन सा, नहीं ससीमाक्षी कहेंगे इसको, लेकिन नाम क्या है यहाँ पर अपन ने क्या दिया था, संधिताक्षी। संधिताक्षी, संधिताक्षी शाखन, संधिताक्षी या सिम्पोडियम, सिम्पोडियम शाखन। संधिताक्षी या सिम्पोडियम प्रकार का शाखन होगा, इसमें अभी बताया कुछ
समय तक तो तना सीधा वृद्धि करता है और कुछ समय बाद फिर उसमें से अचानक से कई शाखाएं निकलती हैं, फिर उन शाखाओं में से और भी शाखाएं निकलती हैं और इसका जो वितान होगा वो लास्ट में एक गुंबद के आकार के ले लेता है। इसका कैसा था, शंकु आकार का था। ये पादप ऐसा बना था, एक शंकु के आकार का बना था पादप स्मृंगो, जबकि इसमें जो इसका वितान बनेगा वो कैसा है, गुंबद के आकार का बनेगा। कैसा, एक गुंबद के आकार का बनेगा, जैसे लीनाक्ष कहते हैं। दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, इसे क्या कहते हैं, लीनाक्ष कहते हैं। दिख रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, लीनाक्ष। देखिए कैसा बनेगा, इसमें कुछ समय तक तना इस तरह से सीधा वृद्धि करेगा। तने ने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से सीधा वृद्धि करता रहता है, फिर इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी, बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी और एक इस तरह का पादप बनता है। पादप कैसा बनेगा, इस प्रकार का बनेगा। बहुत सारी शाखाएं निकली और उन शाखाओं में से भी फिर शाखाएं निकलती हैं और एक पादप की जो आकृति है इसकी, वो एक गुंबद के समान हो जाती है। कैसी, गुंबद के समान हो जाती है, जिसे लीनाक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीनाक्ष। इसको भी लिख सकते हो संधिताक्ष शाखन या लीनाक्ष प्रकार का शाखन। क्या लिख सकते हो इसे, लीनाक्ष प्रकार का शाखन। संधिताक्षी या इसे लीनाक्ष प्रकार का शाखन कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका वितान बनेगा वो गुंबद के आकार का बनता है। जैसे मंदिरों में देखा, मंदिर और मस्जिदों की ऊपर की संरचना होती है, जो गर्भगृह होता है मंदिरों का, उसके ऊपर जो संरचना होती है वो गुंबद के जैसी गोलाकार होती है, जैसे गुंबद कहते हैं। ऐसी ही संरचना यहाँ बनती है, इसलिए ये गुंबद के समान है और इसी को क्या कहा जाता है, लीनाक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीनाक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार का शाखन कौन सा हो गया, संधिताक्षी शाखन या लीनाक्ष शाखन। क्या मतलब, शाखाएं इसमें से कुछ समय तक तना सीधा बढ़ेगा, फिर उसमें से और कई शाखाएं निकलेंगी और उन शाखाओं में से भी शाखाएं निकलती हैं। क्योंकि कुछ समय बढ़ने के बाद मुख्य अक्ष इसका समाप्त हो जाता है, यहीं पर रुक गया, फिर शाखाएं निकली, इसीलिए इसको ससीमाक्ष शाखन भी कहते हैं। ससीमाक्षी शाखन, इसे क्या कहा जाता है, ससीमाक्षी शाखन कहा जाता है। ससीमाक्षी का मतलब कैसा, मतलब ससीम का मतलब इसकी अगर जैसे संधि तोड़ी जाए तो ससीम का मतलब क्या हो जाए, वही जिसकी एक निश्चित सीमा है। क्योंकि ये कैसा था, असीम, असीमाक्षी। असीमाक्षी का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी उसका मुख्य अक्ष लगातार बढ़ता रहेगा, इसलिए वो असीमाक्षी था। जबकि ये ससीमाक्षी है क्योंकि इसकी एक सीमा है, यहाँ सीमा तक ये बढ़ा और इसका शाखा जो बना है वो रुक गया, इसलिए कैसा असीमाक्षी। इसमें से फिर क्या निकली, ब्रांचेज, इसलिए कैसा है, संधिताक्ष या ससीमाक्ष शाखन है। ससीमाक्ष शाखन भी आगे चल के फिर 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये ससीमाक्षी शाखन या संधिताक्षी शाखन, आगे चल के 3 प्रकार का होगा। 3 प्रकार कौन कौन से, एक तो एकल शाखी, पहला कौन सा है, एकल शाखी। एक तो होगा एकल शाखी ससीमाक्ष शाखन। दूसरा द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन। और तीसरा बहुशाखी ससीमाक्ष शाखन। पहला एकल शाखी ससीमाक्ष कितने भागों में बटेगा, 3 भागों में बटेगा। पहला एकल शाखी ससीमाक्ष शाखन, दूसरा द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन और तीसरा बहुशाखी ससीमाक्ष शाखन। आइए आप देखते हैं, यहाँ तक नोट कर लेना, हालांकि इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे तुम्हें। देखिए अब ये संधिताक्ष का होगा, ये पहला कौन सा, एकलाक्ष शाखन, इसको लिखते हैं। पहला कौन सा है, ससीमाक्षी में पहला एकल शाखी
एकल साखी ससीमाक्ष शाखन। एकल साखी ससीमाक्ष शाखन। अच्छा, एकल साखी ससीमाक्ष प्रकार का जो शाखन है वो कैसा होता है देखिए। एकल साखी ससीमाक्ष शाखन इस प्रकार का होगा जैसे ये पत्थर है ना, यहां तक बढ़ा क्योंकि ससीमाक्ष है इसलिए इसकी वृद्धि नहीं रुक जाएगी और इसमें से ये निकली शाखा, क्या निकली, ये शाखा। अच्छा, अब ये फिर यहाँ रुक जाएगी और इसमें से इस तरह शाखा निकली, फिर इस तरह शाखा निकली, फिर इस तरह शाखा निकली। ठीक है, तो इस प्रकार का जो शाखन होगा वो कैसा होगा, एकल साखी ससीमाक्ष शाखन। क्यों होगा एकल साखी, क्योंकि इसमें से केवल एक ही शाखा निकलती है। देखो ये तना मुख्य अक्ष था, यहां तक रुका, यहाँ पे इसकी सीमा यहाँ रुक गई और इसमें से केवल एक शाखा निकली, फिर इसमें से एक शाखा निकली, फिर इसमें से एक शाखा, इसमें से एक शाखा। तो प्रत्येक बार केवल एक ही शाखा निकलती है तने से या किससे, जो शाखा निकलती कहां से है, ये पहले ही बताया था तुम्हें, जो पत्ती होती है, पर्ण होती है, उसका जो कक्ष है वहां कक्षीय एक क्या होती है, बड़ या जिसे कलिका बोलते हैं या अक्षीय कलिका बोलते हैं, उस कलिका से शाखा का निर्माण होता है। तो इसमें केवल एक पत्ती के कक्ष से यहाँ से शाखा निकली और ये यहाँ तक आ गई, इसमें से पत्ती बना देते हैं। ये पत्ती बनाते हैं ना, तो ये क्या हुई, ये पत्तियां बना दी और इस पत्ती के कक्ष से कितनी शाखा निकलेगी, केवल एक शाखा निकलती है। क्या निकलती है, केवल एक शाखा निकलती है। इसलिए इस प्रकार का शाखन क्या कहलाता है, एकल साखी। साखी एकल साखी, एकल साखी ससीमाक्ष शाखन, एकल साखी ससीमाक्ष शाखन। ये जो एकल साखी ससीमाक्ष शाखन है, ये कौन सा, एकल साखी ससीमाक्ष शाखन, ये भी कितने प्रकार का होगा, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है एकल साखी, एकल साखी का पता चल गया ना कि केवल कक्षीय जो कलिका होती है उससे केवल एक शाखा या पर्ण की जो कक्ष से शाखा निकलेगी, एक स्थान पर केवल एक शाखा निकलती है, इसलिए इसको एकल साखी ससीमाक्ष कहा जाता है। ये आगे चल के निम्न दो प्रकार का हो सकता है। ये कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का। कौन कौन से, एक तो कुटिल ससीमाक्ष, क्या होगा, कुटिल ससीमाक्ष, और दूसरा कुंडलनी ससीमाक्ष, कुंडलनी ससीमाक्ष शाखन। कुंडलनी ससीमाक्ष शाखन, ये क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार हो जाएगा इसका, कुंडलनी ससीमाक्ष शाखन। ये कुटिल ससीमाक्ष शाखन। तो जो हमने ये डायग्राम बनाया है ये किसका है, कुटिल ससीमाक्ष शाखन का है। क्यों कि इसमें से ये देखो इस तरह से ये इसकी आकृति कैसी दिख रही है ना, झिकझैक या टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है इसकी आकृति, तो होता तो ऐसा ही है। इसकी जो कुटिल ससीमाक्ष शाखन का प्रकार है, तो कुटिल ससीमाक्ष शाखन ऐसा जिसमें से कुटिल ससीमाक्ष एकल साखी है ना, इसमें से एक शाखा निकलेगी और फिर दूसरी तरफ से दूसरी शाखा, फिर इधर से इस तरह से केवल एक बार में एक शाखा निकलती है, इसलिए एकल साखी। कुटिल साखी ससीमाक्ष इसलिए है क्योंकि है तो झिकझैक लेकिन ये दिखने में सीधा ही लगता है,
दिखने में इस तरह का लगता है, इस तरह का, है ना। एक जगह से एक शाखा निकली है यहाँ से, तो इस तरह का दिखता है जब हम दूर से इसको देखते हैं। इसलिए कुटिल ससीमाक्षी शाखन या कुटिल एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन कहलाता है। कौन सा? ये इसका एग्जाम्पल। जबकि इसी का दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? कुंडलिनी ससीमाक्ष। कुंडलिनी ससीमाक्ष शाखन कैसा होगा, इसका डायग्राम बना है, हम देखें। उसमें से जो शाखाएं निकलेंगी, इसमें तो क्या था, शाखा दोनों तरफ निकली थी, एक बार इधर तो एक बार इधर। जैसे यहाँ से एक बार इधर निकली, दूसरी बार इधर, फिर इधर से निकली, फिर इधर से। लेकिन इसमें से जो शाखा निकलेंगी, वो शाखा इसमें से एक ही तरफ निकलती है। कैसे निकलती है? एक ही तरफ निकलती है। जैसे ये, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो शाखा इसमें से एक ही तरफ निकलती है, इसलिए ये जो इसका मुख्य अक्ष कैसा होगा, एक कुंडल के समान इस तरह से। अब क्योंकि जैसे इसमें से इधर ही शाखा निकल जा रही है, तो जब लगातार शाखा निकलेंगे तो ये घूम के कुंडली जैसे बना लेगा, इसलिए इसको कुंडलिनी ससीमाक्ष शाखन कहते हैं। अर्थात क्या, इसमें से शाखा केवल एक तरफ ही निकलेंगी, इधर से पत्तियां बनाते हैं इसमें। तो इसमें से केवल एक तरह की शाखन हो रहा है, इसलिए ये घूम के इसका मुख्य अक्ष कैसा हो जाएगा, कुंडल के समान हो जाएगा, इसलिए इसको कुंडलिनी ससीमाक्ष कहते हैं। जब इसको देखते हैं ना, तो देखता ये भी ऐसा है, देखिए ऐसा दिखता है ये। इसमें से केवल एक ही तरफ से शाखा निकलेगी, तो ये इस तरह का, ये इस तरह इसमें से शाखाएं निकल रही है ना। तो ये दिखता दूर से ऐसा है, लेकिन इसमें से क्या है, ये कुंडलिनी प्रकार का, चूंकि एक बगल से शाखा निकलती है, इसलिए कुंडलिनी ससीमाक्ष होता है। एग्जाम्पल देखें इसके दोनों के एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल जो कुटिल ससीमाक्ष है, इसका हो जाएगा अंगूर। क्या इसका एग्जाम्पल क्या है? अंगूर की जो बेल होती है, अंगूर की जो बेल होती है, उसमें इसी प्रकार का शाखन मिलता है। कौन सा? कुटिल ससीमाक्षी शाखन, जिसमें जैसे उसका मुख्य अक्ष है उस समय ऐसे बढ़ा, फिर इसका जो एपिकल मेरिस्टेम या पिर्रोय शीर्ष है, वो किसमें रूपांतरित हो जाएगा? प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। किसमें? प्रतान में रूपांतरित हो जाता है। प्रतान ऐसी संरचना यहाँ से इस प्रकार की। अब जब एक प्रतान में रूपांतरित हो जाएगा, तो ये मुख्य अक्ष तो यहीं पर बढ़ता बंद हो जाएगा, फिर बगल से शाखा निकलेगी। अब ये प्रतान में रूपांतरित हो जाएगा, फिर ये प्रतान में। इस प्रकार से इसका जो मुख्य अक्ष वो प्रतान में रूपांतरित हो जाता है, फिर बगल से शाखा निकलती है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? अंगूर। और कुंडल जो दूसरा है, कौन सा है? कुंडलिनी। ये तो कुटिल, और ये कुंडलिनी ससीमाक्ष। ये कौन सा है? कुंडलिनी ससीमाक्ष शाखन, ये वाला। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कुंडलिनी ससीमाक्ष का ये हमने डायग्राम बनाया है। इसका एग्जाम्पल होगा सराका इंडिका। एग्जाम्पल इधर लिख देता हूं, सराका इंडिका। इंडिका ये इसका एग्जाम्पल है। ये डायग्राम बना दिया हमने, क्या है इसका एग्जाम्पल? सराका इंडिका, इसका कुंडलिनी ससीमाक्ष। आगे पहला कौन सा हो गया हमारा? एकल शाखी ससीमाक्ष, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा कौन सा है इसमें? दूसरा है द्विशाखी ससीमाक्ष। कौन सा है? द्विशाखी ससीमाक्ष। कौन सा है? द्विशाखी ससीमाक्ष। इसमें क्या होगा? इसमें एक स्थान से दो शाखाएं निकलती हैं। कितनी शाखाएं निकलती हैं एक स्थान से? एक स्थान से इसमें
दो शाखाएं निकलती हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, द्विशाखी ससीमक। जैसे इसका ये मुख्य अक्ष है, ये इसकी वृद्धि यहाँ रुक जाएगी और इसमें से एक स्थान से इस तरह दो शाखाएं निकलेंगी। कितनी शाखाएं निकलेंगी, दो शाखाएं निकलेंगी। फिर से यहां से दो शाखाएं, फिर से ऐसे इसमें से शाखाएं, एक स्थान से जब दो शाखाएं निकलती हैं तो वो क्या कहलाएगा, द्विशाखी ससीमाक्ष शाखन कहलाएगा। पहले वाले में केवल एक शाखा निकल रही थी, यहाँ पे एक स्थान से दो शाखाएं निकलेंगी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मिराबिलस जलापा, या मिराबिलस जलापा, जिसे रात की रानी कहा जाता है। रात की रानी या मिराबिलस जलापा या पोरोक्लोक प्लांट भी कहा जाता है इसको। इसमें से जो क्यों कहा जाता है पोरोक्लोक प्लांट, क्योंकि इसके पुष्प शाम को 4 बजे खिलते हैं, पूरी रात खिले रहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, इसलिए इसको मिराबिलस जलापा या रात की रानी या पोरोक्लोक प्लांट कहा जाता है। ये इसमें शाखा कैसा होता है, द्विशाखी ससीमाक्ष शाखा। अपना तीसरा प्रकार कौन सा था, ये दूसरा हो गया। इसके बाद अपना तीसरा प्रकार का शाखा कैसा है, बहुशाखी शाखा। कौन सा है, बहुशाखी शाखा, बहुशाखी ससीमाक्ष शाखा। बहुशाखी ससीमाक्ष शाखा में क्या होगा, इसमें एक स्थान से कई शाखाएं निकलती हैं, एक स्थान से कई शाखाएं निकलती हैं और पत्तियां चक्र क्रम में लगी रहती हैं। पत्तियां कैसे लगी रहती हैं, चक्र क्रम में लगी रहती हैं। और प्रत्येक पत्ती के कक्ष से क्या निकलती है, शाखा निकलती है, इसलिए बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं चक्र के रूप में। चक्र के रूप में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, इसलिए इसे बहुशाखी ससीमाक्ष शाखा कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेरियम। क्या है इसका एग्जाम्पल, नेरियम, या जिसे कनेर कहा जाता है। कनेर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कनेर या नेरियम। तो ये यहाँ पर हमने आज क्या पढ़ा, जो शाखन प्रतिरूप होता है आपका त्रिज्यम में, उसका हमने अध्ययन कंप्लीट कर लिया। आगे हम नितांत संरचना पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आगे मैं समय इजाजत नहीं दे रहा।